नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच उत्तर प्रदेश से तमाम अहम खबरें यानी नॉन स्टॉप न्यूज़ की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर आ रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बसपा मिलकर लड़ेंगे। इन कयासों के बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन की खबरों पर मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि मीडिया के एक न्यूज़ चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम व बीएसपी मिलकर लड़ेंगे। यह खबर पूर्णतः गलत और भ्रामक व तथ्यहीन है। इसमें आपको बता दें, रित्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खंडन भी करती है। बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी। अर्थात ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, यानी कि इनकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, बल्कि पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इससे पहले मार्च महीने में भी मायावती ने यूपी में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ये भी कहा कि हमारी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा। हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के साथ ही मतदाता बेहद अनुशासित है। देश की अन्य पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है। मायावती ने यह भी कहा, किसी के साथ भी गठबंधन से हमारा वोट तो उस पार्टी को स्थानांतरित हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टी का वोट हमें नहीं मिल पाता। यह बेहद ही खराब तथा कड़वा अनुभव है। भविष्य में हम किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो मीडिया में चल रही खबरों का मायावती बसपा सुप्रीमो ने खंडन कर दिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निकल कर आ रही है उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती का सिर कलम करने वालों को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया था। ये ऐलान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के मौलाना हाफिज फैजान रजा ने किया था। मौलाना के इस बयान के बाद पुलिस हरकत में आई और मौलाना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, स्वामी दर्शन भारती पर मुस्लिमों के खिलाफ बोलने का आरोप है। इससे चिड़े बरेली के एक मदरसे के प्रबंधक फैजान रजा ने स्वामी दर्शन का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। आपको बता दें, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई और मौलाना हाफिज फैजान को आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें, रजा ने यह भी कहा है कि स्वामी दर्शन सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से विवादित बयान देते हैं। इस बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अभी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। वैसे तो चुनाव 3 जुलाई को होना है, लेकिन आपको बता दें, विगत दिन हुए नामांकन का जो आखिरी दिन था, इससे यह स्पष्ट हो गया कि 18 जिलों में चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का 17 जिलों से निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया, जबकि मुख्य विपक्षी दल सपा का इटावा सीट पर निर्विरोध अध्यक्ष बनना निश्चित है। राज्य निर्वाचन आयोग 29 जून को नामांकन वापसी की अवधि बीत जाने के बाद यहां के प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर देगा। अब आगामी 3 जुलाई को शेष बचे 57 जिलों में मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें, शनिवार को हुए नामांकन के बाद यह स्थिति सामने आई। अब बाकी जिलों में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है। शनिवार को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच में कई प्रत्याशियों के पर्चों में खामियों के चलते खारिज भी किया गया, मगर इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी 29 जून को सही नामांकन दाखिल करने वाले या अकेले नामांकन करने वाले उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित तभी घोषित किया जाएगा जब नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निकल कर आ रही है, सरकारी भर्तियों की जटिल प्रक्रिया को बदलकर उसे आसान और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किए हैं और हाल ही में प्रारंभिक अहता परीक्षा की भी शुरुआत की है। अब आपको बता दें, धीरे धीरे बाकी कुछ और भी राज्य इस ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में खबर निकल कर आई, राजस्थान जैसे कुछ राज्य में तो इस पर काफ़ी तेजी से काम हो रहा है और जल्द से जल्द इसे लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सरकारी भर्तियों के लिए सीईटी प्रक्रिया लागू करने को हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत अब राजस्थान में भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों के लिए प्रारंभिक अहता परीक्षा कराई जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सीईटी का आयोजन साल में एक बार करेगा, जो कि 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए होगा। इनमें ग्रेजुएट लेवल की 12 और सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12वीं की 8 और सेवाएं शामिल होगी, जैसे कि इसमें पटवारी, एलडीसी क्लर्क और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां इसमें सम्मिलित की जाएंगी। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निकल कर आ रही है, बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, 10 रुपये में एलईडी बल्ब देने का ऐलान सरकार ने किया है। आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि सीईएसएल ने अपनी ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में बिजली की कम खपत करने वाले एलईडी बल्ब की बिक्री फिर से शुरू की है। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को 10 रुपये प्रति बल्ब सस्ती दर पर 3 साल वारंटी वाले 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब मुहैया कराए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत ही जल्दी आप इसको खरीद सकते हैं। अगली खबर बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में हम आ रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार AIMIM द्वारा राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की संभावना है। राज्य पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हमारा एक ही एजेंडा है जो मुसलमानों का विकास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों के विरोधी हैं। हमने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया और हम अच्छे उम्मीदवार चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल मुसलमान ही हो। तो AIMIM का जो है अपने ओर से अलग ऐलान निकल कर आ रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। बीते 24 घंटों में आपको बता दें 2,66,000 टेस्ट किए गए। 21 जिलों में संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया, जबकि 52 जिलों में पाए गए नए केसों की संख्या सिर्फ इकाई में ही पाई गई है। संक्रमण दर 0.1% से भी कम स्तर पर आ चुकी है, जबकि रिकवरी दर 98.5% है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 3197 बताई जा रही है। बीते 24 घंटे मात्र 173 ही केस आए हैं। तो बड़ी अच्छी खबर जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या कम हो रही है और नए मामले भी कम ही निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें 3 करोड़ वैक्सीन डोज देने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बनेगा। कोरोना से बचाव के लिए टीका आपको बता दें उपयोगी है। यूपी में जो है 3 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज लगाने वाला पहला प्रदेश बनने जा रहा है। मध्य आपको बता दें निश्चित तौर पर एक रिकॉर्ड है और जो उत्तर प्रदेश हासिल करने जा रहा है। अगली खबर बता देते हैं, वाराणसी में सपा नेता आजकल 2022 में खेला हो स्लोगन को लेकर चर्चाओं में है। आपको बता दें विगत दिन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सपाइयों के स्लोगन पर जो है सवाल पर जो है वाराणसी के सर्किट हाउस में कहा कि भाई अब भला क्या खेलेंगे, भाई तो सांप्रदायिकता के आधार पर ही हर चीज़ को खेलते हैं, वह फिर वहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई खेला नहीं हो पाएगा। ये बड़ा बयान जो है सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा निकल कर आया है। वहीं आपको बता दें धर्मांतरण के मामले को लेकर भी इस समय उत्तर प्रदेश में जो है मामला गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो आपको बता दें धर्मांतरण को लेकर रोजाना हो रहे नए खुलासों को लेकर मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि धर्मांतरण संविधान के विरुद्ध है। धर्मांतरण में लिप्त लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक सुनियोजित साजिश है और आपको बता दें इसमें शामिल लोगों के तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस सहित अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो लोग भी इस गलत कार्य में लिप्त मिलेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार में सिर्फ कानून का राज चलता है। तो एक बड़ा बयान जो सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा निकल कर आया है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के 120 राजकीय डिग्री कॉलेजों को दिए गए 1080 टैबलेट, आसान होगी पढ़ाई। आइए जान लेते हैं पूरी खबर। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए भी जो है बड़ी आसानी होगी। आपको बता दें सबसे पहले खबर पूरी क्या है। उत्तर प्रदेश के 120 राजकीय डिग्री कॉलेजों को 1080 टैबलेट का वितरण कर दिया गया है। यह टैबलेट कॉलेजों की लाइब्रेरी में रखे जाएंगे। प्री कंटेंट लोडेड टैबलेट में बिना इंटरनेट के विद्यार्थी आसानी से अपना कोर्स पढ़ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में बड़ी आसानी होगी। राजकीय डिग्री कॉलेजों में टैबलेट के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए 1.68 करोड़ रुपए की धनराशि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है। तो एक बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश की ओर निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर इससे जो है विद्यार्थियों को लाभ होगा। आपको बता दें लाइब्रेरी में यह टैबलेट रखे जाएंगे और कोई भी विद्यार्थी वहां बैठकर इसकी मदद से आसानी से पढ़ सकेगा। स्नातक और परास्नातक के सभी विषयों के विद्यार्थी अपना पाठ्यक्रम एक क्लिक पर पढ़ सकेंगे। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विद्यार्थी आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। विशेषज्ञों की टीम द्वारा ई कंटेंट तैयार किया गया है। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बता दें विद्यार्थियों को ये भी बताएंगे कि आखिर अपने कोर्स की पढ़ाई वह किस तरह से कर सकते हैं। आपको बता दें शिक्षा मंत्री शिक्षा को लेकर आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो है सरकार सतर्क है। भैया अगली खबर आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ट्रेन से सफर करने का फैसला किया गया, जिस पर जो है द्वारा ट्रेन से सफर करने का फैसला इस ट्रेन के संचालन में शामिल रेल कर्मियों के लिए जीवन में एक बार का अनुभव और गौरव का पल था। यह बीते 15 सालों में पहला मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने ट्रेन से सफर किया। कोविंद ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने राष्ट्रपति के सैलून अति विशिष्ट यात्री डिब्बे और आपको बता दें इसमें सफर नहीं किया। सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने कानपुर देहात जिले में स्थित अपने गृह नगर पाराउंक का सफर जो ऐसे डिब्बे में किया जो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेनों में पर्यटक द्वारा बुक कराए जाने वाले कोच जैसा था। राष्ट्रपति कोविंद ने 2018 में रेल मंत्री को पत्र लिखकर उनसे राष्ट्रपति के लिए विशेष डिब्बे को हटाने का अनुरोध किया था, क्योंकि उनके मुताबिक इसकी देखभाल और रखरखाव के कारण सरकारी खजाने पर जो अनावश्यक बोझ पड़ता है। शुक्रवार को यात्रा के दौरान कोविंद की ट्रेन उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के 2 स्टेशनों झींझक और रूड़ा में कुछ देर के लिए रुकी थी। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि भाई पहला मौका था जब एक राष्ट्रपति अपनी विशेष ट्रेन से बाहर निकले और लोगों से बात की तथा उपस्थित लोगों को जो है संबोधित भी किया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा विधायक संगीत तोम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है।
संगीत सोम का कहना रहा कि विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए मुजफ्फरनगर जैसा दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन दंगा करवाने वालों को कहां पहुंचाया जाता है वो उनको पता होना चाहिए। अखिलेश यादव पर शब्दों का करारा हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 4.5 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकले, सिर्फ ट्विटर खेलते रहे, इसलिए अब वो चाहते हैं कि एक बार फिर से मुजफ्फरनगर जैसी स्थिति बने। संगीत ने ये भी कहा कि विपक्षी इसे मतांतरण कराना चाहते हैं, लेकिन ना धर्मांतरण होगा और ना ही मतांतरण, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। आपको बता दें, इससे पहले भी सरधना विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ी थी। मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने दंगे में हिंदू भी कटवाए और मुसलमान भी कटवाए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान जो है निकल कर आ रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेट बैंक से जुड़ी हुई है। दरअसल एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगले महीने 1 तारीख से एटीएम, चेकबुक, ब्रांच से पैसा निकालने पर शुल्क देना होगा। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं 1 जुलाई से क्या क्या जो है अपडेट होने वाला है। आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ब्रांच से 4 बार से अधिक पैसा निकालने पर आपको शुल्क देना होगा। बैंक के कस्टमर अगर महीने में ये बैंक से 4 बार से अधिक पैसा निकालते हैं, तब बैंक उनसे एडिशनल चार्ज वसूलेगा। इस ट्रांजैक्शन में बैंक के एटीएम भी शामिल है। सरल भाषा में कहें तो अगर आप महीने में 4 बार से अधिक बार जो है एसबीआई ब्रांच या एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो उस पर आपको 15 रुपये जीएसटी जोड़कर शुल्क देना होगा। यह चार्ज आपको बता दें हर एक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगेगा। यह नियम गैर एसबीआई ब्रांच पर भी जो है लागू है। तो बड़ी खबर निकल कर आई। इसी के साथ ही आपको बता दें, एटीएम से पैसा निकालने पर भी यह शुल्क लगेगा। बीएसबीडी ग्राहक एसबीआई एटीएम और गैर एसबीआई से अगर 4 बार से अधिक पैसा निकालते हैं, तो उन्हें सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। सर्विस चार्ज के नाम पर बैंक को 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। तो वाकई में निश्चित तौर पर सीधे सीधे जो है जनता की जेब से ही पैसा कटने वाला है। वहीं आपको बता दें, चेकबुक के लिए भी देना होगा अधिक पैसा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीएसबीडी खाता धारकों से 10 चेकबुक पर कोई चार्ज नहीं लेता, लेकिन 10 के बाद 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। वहीं 25 चेक वाली चेकबुक पर 75 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जबकि इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपये और जीएसटी चार्ज जोड़कर देना होगा। सीनियर सिटीजन को इन सुविधाओं के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। तो ये राहत बड़ी खबर है सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जेब से पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर नॉन स्टॉप खबरें खत्म होती है, और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती है। JMH News.in पर विजिट कर तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। नमस्कार।